Hello everyone. In this class, I'll tell you about apportionment of credit and blocked credit. अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो गवर्नमेंट मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने देती है। अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट होगी तो भी क्या मुझे आईटीसी मिलेगी? नहीं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट कम अक्रॉस एंड दे से कि सर क्यों नहीं मिल रही है, मिलनी चाहिए। अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं मिल रही है? तो मैं उनसे कहता हूं कि गवर्नमेंट अगर आपको उंगली पकड़ा रही है तो क्या आप उसका हाथ पकड़ लेंगे? एक बात बताइए, क्या गवर्नमेंट ने आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स न लेके आपको फायदा पहुंचाया है कि नहीं? फायदा तो पहुंचाया है। मेरी आउटवर्ड सप्लाई पे गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी नहीं ले रही है। गवर्नमेंट कहती है जिनकी आउटवर्ड सप्लाई पे हम जीएसटी नहीं ले रहे हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों दे दे भाई? इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, हम क्या कम बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आपकी आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स ले ही नहीं रहे? तो अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई फुल्ली टैक्सेबल है तो मुझे फुल आईटीसी मिल जाती है। अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई फुल्ली एग्जेम्प्ट है तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। लेकिन वहां क्या होता होगा जहां पे आपकी कुछ आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है और कुछ टैक्सेबल है? कुछ आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है और कुछ टैक्सेबल है, तो क्या आपको पूरी आईटीसी मिलनी चाहिए? मुझे तो नहीं लगता और गवर्नमेंट को भी ऐसा नहीं लगता। गवर्नमेंट कहती है जब आपकी आउटवर्ड सप्लाई पूरी टैक्सेबल नहीं है, कुछ एग्जेम्प्ट भी है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी तो आपका पूरा नहीं मिलना चाहिए, वो भी कुछ कम मिलना चाहिए। तो यहां पे आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है। आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट थोड़ा मिलेगा तो थोड़ा डूबेगा भी। राइट, तो यही सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आज की क्लास में। अपॉर्शनमेंट कब हो रहा है और कब क्रेडिट ब्लॉक्ड भी है। ये ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब क्या है? ब्लॉक्ड क्रेडिट का मतलब यह है कि आपको क्रेडिट मिलेगी ही नहीं। यू विल बी इनएलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है ना, ये 5 प्रकार की होती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये 5 टाइप्स की होती है। नंबर वन होती है एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। नंबर 2 होती है एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट। नंबर 3 होती है कॉमन क्रेडिट। नंबर 4 इनएलिजिबल क्रेडिट, या फिर इसका एक नाम और भी है ब्लॉक्ड क्रेडिट। ठीक है, और 5वां है नॉन बिजनेस क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट, कॉमन क्रेडिट, इनएलिजिबल क्रेडिट और ब्लॉक्ड क्रेडिट, नॉन बिजनेस क्रेडिट। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं इन सारी बातों को। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल क्रेडिट का मतलब क्या है? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला आईटीसी क्या है? वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो परचेजेस का टैक्स, ये हम सब आईटीसी की बात कर रहे हैं तो परचेज वाले टैक्स की बात कर रहे हैं। वो परचेज वाला टैक्स जिस परचेज से आप जो आउटवर्ड सप्लाई करते हैं ना, वो पूरी टैक्सेबल होती है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का मतलब, एक्सक्लूसिव टैक्सेबल आईटीसी क्या है? मतलब वो परचेज का टैक्स, वो परचेज वाला टैक्स जिसकी आउटवर्ड सप्लाई आपकी टैक्सेबल है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो ज्यादा जोर ना दीजिए, मेरी बात को बस सुनते रहिए, मैं एग्जांपल से भी इन बातों को करूंगा अभी। एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट क्या है, बस ध्यान से सुनिए। वो परचेज वाला टैक्स जिस परचेज की आउटवर्ड सप्लाई आपकी एग्जेम्प्ट होती है, वो परचेज वाला टैक्स जिसकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट होती है। कॉमन क्रेडिट क्या है? वो परचेज वाला टैक्स, वो परचेज वाला टैक्स जिसकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट भी है, टैक्सेबल भी है।
इनएलिजिबल क्रेडिट वो परचेज वाला टैक्स जिसकी क्रेडिट मिलती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगी ये क्रेडिट। नॉन बिजनेस क्रेडिट वो परचेज वाला टैक्स जो परचेज मैंने अपने बिजनेस के लिए किया ही नहीं है, वो परचेज वाला टैक्स जो परचेज मैंने अपने बिजनेस के लिए किया ही नहीं है। अगर आपकी परचेज का टैक्स है जिसकी आउटवर्ड सप्लाई फुल्ली टैक्सेबल है तो आपको फुल क्रेडिट मिलती है। मतलब यहां पे क्या होता है, यू गेट फुल क्रेडिट। अगर एग्जेम्प्ट है आउटवर्ड सप्लाई, परचेज पे तो आपने टैक्स पे किया है लेकिन आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है, ठीक है, तो नो क्रेडिट, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। कॉमन क्रेडिट जो होता है ये एपोर्शन होता है, ये बांटा जाता है। मतलब अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई कुछ टैक्सेबल है कुछ एग्जेम्प्ट है तो आईटीसी को हम बांट देंगे। इनएलिजिबल क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट मतलब है नो क्रेडिट, ये तो क्रेडिट मिलेगी ही नहीं। और नॉन बिजनेस से रिलेटेड वो परचेज ही नहीं थी आपकी तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, नो क्रेडिट। तो देखिए कहां पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट है तो क्रेडिट मिलनी ही नहीं है, इनएलिजिबल में क्रेडिट मिलनी ही नहीं है, नॉन बिजनेस में क्रेडिट मिलनी ही नहीं है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल में फुल क्रेडिट मिलनी है, तो यहां भी कोई ज्यादा पंगा नहीं है। अपोर्शन में ही पंगा है, बांटना कैसे है। तो इसके लिए दो रूल पढ़ाए जाते हैं, अपोर्शनमेंट के दो रूल है, इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए रूल नंबर 42 और कैपिटल गुड्स के लिए रूल नंबर 43। अब आपको समझ में आएगा कि आपको इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स की क्लासिफिकेशन क्यों सिखाई गई थी। क्योंकि जब तक आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं आएगी तो आपको क्रेडिट बांटने नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट बांटने का रूल अलग अलग है। इनपुट सर्विस क्रेडिट को बांटने का रूल है 42 और कैपिटल गुड्स की क्रेडिट को बांटने का रूल है 43। अब मैं आपको अपनी कुछ परचेजेस बताता हूं, आप बताइए इस परचेज के टैक्स को हम क्या कहेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू ऑफ माई परचेजेस। मैं आपको अपनी कुछ परचेजेस बताता हूं और आप मेरी इस परचेजेस को क्या कहेंगे आपको बताना है। लेकिन पता है मेरी परचेजेस की डेफिनेशन वो 1 2 3 4 5 है, ये किस बात पे डिपेंडेंट है कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, इस बात पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं बताता हूं मेरी आउटवर्ड सप्लाई जो है मेरी आउटवर्ड सप्लाई है नंबर 1 वीडियो लेक्चर एंड नंबर 2 मेरी आउटवर्ड सप्लाई है बुक। वीडियो लेक्चर पे 18% का जीएसटी होता है और बुक पे 0% जीएसटी होता है। वीडियो लेक्चर पे 18% जीएसटी होता है और बुक पे 0% जीएसटी होता है। बुक पे, किताबों पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा, जब हम बच्चों को वीडियो लेक्चर देते हैं तो भी आप कहोगे सर उस वीडियो लेक्चर के साथ पेनड्राइव वगैरह में वीडियो लेक्चर जब आप दे रहे हैं तो साथ में बुक भी देते हैं। एक बार के लिए अब ये मानना है कि वीडियो लेक्चर का मतलब सिर्फ लेक्चर है, बुक नहीं है। बुक अलग है, बुक 0% वाला आइटम है। बुक जब हम देते हैं तो बुक देते हैं, वीडियो लेक्चर देते हैं तो सिर्फ वीडियो लेक्चर देते हैं। समझ गए? वीडियो लेक्चर के साथ बुक नहीं है, ठीक है, विथ नो बुक। ठीक है, विथ प्रिंटेड बुक हम नहीं देते हैं, या हम ऐसे कह लेते हैं कि अगर हम लेक्चर देते हैं ना तो ये विथ ई बुक होती है, विथ ई बुक। और ये जो 0% जीएसटी वाला आइटम है ना, ये कौन सा, ये प्रिंटेड बुक 0% जीएसटी वाला आइटम है। ठीक है, ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई हो गई। मेरी दो तरीके की आउटवर्ड सप्लाई है, एक टैक्सेबल भी है और एक एग्जेम्प्ट भी है। अब मेरी परचेजेस क्या है मैं आपको बताते जाता हूं, आप बताइए ये परचेज किस में जाएगा, 1 2 3 4 5, वेयर इट विल गो। देखिए मैंने कैमरा परचेज किया हुआ है, ठीक है। नंबर 2 मैंने माइक परचेज किया है। नंबर 3 मैंने
पेपर परचेज किया है। पेपर क्यों परचेज करता हूं मैं बताऊं। पेपर परचेज करता हूं बुक प्रिंट कराने के लिए। एक्चुअली मैं किताबें कैसे छपवाता हूं बताऊं। मैं पेपर खरीद लेता हूं और एक वेंडर को फिर मैं वो पेपर भेजता हूं, वो जॉब वर्क पे उसकी प्रिंटिंग करता है। मतलब मैं जॉब वर्क की तरह काम देता हूं कि ये प्रिंटिंग करनी है, पेपर भी मैं ही देता हूं उसको, ठीक है, और वो प्रिंटिंग चार्जेस मुझसे बस ले लेता है। तो पेपर मैं खरीदता हूं बुक के लिए। अब चलिए जरा जल्दी से हम लोग इसको इतना ही क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। कैमरा की मदद से जो मेरी आउटवर्ड सप्लाई बनती है वो क्या है। कैमरा की मदद से मतलब बिकॉज ऑफ कैमरा हम कौन सी आउटवर्ड सप्लाई देते हैं। बिकॉज ऑफ कैमरा विच आउटवर्ड सप्लाई आई एम गिविंग। एम आई गिविंग कैमरा की मदद से मैं वीडियो लेक्चर देता हूं या प्रिंटेड बुक देता हूं या दोनों देता हूं। कैमरा की मदद से मैं क्या दे पाता हूं। कैमरा जो मैंने परचेज किया है ये कौन सी आउटवर्ड सप्लाई करवाता है मुझसे। इसकी वजह से मैं कौन सी आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं। इसकी वजह से मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूं। क्या कैमरे का किताबों से कोई लेना देना है। नहीं। तो पता है ये कैमरा जो है ये कौन सी आईटीसी हो गई मेरी। ये हो गई नंबर 1 एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का मतलब क्या था मैं फिर से बताऊं। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का मतलब यह है कि वो परचेज का टैक्स जिस परचेज की मदद से आप टैक्सेबल सप्लाई देते हो। तो कैमरे पे मैंने जो टैक्स पे किया है ना, कैमरे पे जो मैंने टैक्स पे किया है वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला आईटीसी है। माइक, एक बात बताइए, माइक की मदद से मैं कौन सी आउटपुट सप्लाई करता हूं। मैं माइक की मदद से वीडियो लेक्चर देता हूं या किताबें देता हूं। माइक का प्रयोग कहां हो रहा है, कौन सी सप्लाई में, बोलिए। माइक का प्रयोग हो रहा है वीडियो लेक्चर की सप्लाई में। वो किताबों में थोड़ी ना यूज हो रहा है माइक का। तो माइक जो है वो अगेन हो गया एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। पेपर, जल्दी बताइए। पेपर मैंने परचेज किया है, क्या पेपर पे जीएसटी होता है। हां बता दूं मैं, पेपर पे जीएसटी होता है। 12% जीएसटी का रेट है पेपर पे। लेकिन उस पेपर की मदद से मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्या है, किताबें, जो कि फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला आईटीसी है। अब इतने से आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी कि कैमरे और माइक की मुझे एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है ना, तो इसकी पूरी क्रेडिट मिलेगी। और जो पेपर पे जीएसटी लगा था ना, पेपर पे भी 12% जीएसटी लगा था, उसकी क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी। उसकी क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी, नो क्रेडिट। पता है क्यों? क्योंकि हम वीडियो लेक्चर के साथ किताबें नहीं देते। अभी आप सोचिएगा भी मत, अपने दिमाग में ये बात बैठाइएगा भी मत कि सर अगर दे रहे होते तो क्या होता। आप चिंता ना करें, जितना आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उससे ज्यादा मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अभी जो एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं बस उस पर फोकस कीजिए, सिर्फ उतने पे फोकस कीजिए। क्योंकि मुझे मालूम है कि सिर्फ इतनी बात, बहुत आसान एग्जाम्पल मैंने लिया है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नहीं है। इस बात को भी समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि पेपर है एक्सक्लूसिवली एक्सेम्प्ट वाला। अब बताइए, मेरी ऑफिस में एसी लगा हुआ है। एसी की मदद से हम कौन सी आउटपुट सप्लाई कर रहे हैं। एसी की मदद से, एसी की वजह से हम लेक्चर दे रहे हैं या एसी की वजह से हम किताबें दे पा रहे हैं, बोलिए आप बताइए भाई। अभी तक क्लियर था ना, कैमरे की मदद से तो भाई वीडियो लेक्चर ही बिक रहा है। माइक की वजह से क्या तैयार होता है, वीडियो लेक्चर ही, तो वो वीडियो लेक्चर की वजह से है। हमारे यहां परचेज में कागज भी परचेज होता है, लेकिन कागज की वजह से किताबें बनती है, तो वो एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट वाला हो गया। एसी की मदद से हम क्या दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं या वीडियो लेक्चर दे रहे हैं। भाई साहब एसी की वजह से दोनों ही दे रहे हैं। एसी मेरी ऑफिस में चल रहा है, मेरे रिसेप्शन पे एसी चल रहा है। अब बताइए उस एसी की वजह से क्या जा रहा है। अरे एक स्टूडेंट आता है मेरे ऑफिस में तो वो किताबें भी ले सकता है, वीडियो लेक्चर भी ले सकता है। एसी का ना तो किताबों से डायरेक्ट लिंक है ना वीडियो लेक्चर से है। आई होप आप बात समझ रहे हैं।
आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि सर जब क्लास वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तभी एसी चलाते हैं। अरे जब किताबें लिखते हैं तो क्या एसी नहीं चलाते हैं? या जो बंदा मेरी किताबों को टाइप कर रहा है वो बिना एसी के है? एसी तो हर जगह यूज हो रहा है कॉमनली। बात समझ में आ रही है? तो एसी क्या है? कॉमन क्रेडिट। ये दोनों की वजह से है। आया समझ में सबको? अब आप आगे बताएंगे मुझे। बताइए मेरी ऑफिस में फर्नीचर भी परचेज हुआ है, इस पे भी मैंने जीएसटी पे किया है। ये फर्नीचर की वजह से क्या हो रहा होगा? आउटवर्ड सप्लाई क्या होगी मेरी? वीडियो लेक्चर, प्रिंटेड बुक, कॉमन क्रेडिट है, दोनों ही हो रहा है। ठीक है, और बताते हैं। मैंने एक वीडियो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर लिया है, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। आपको भी पता है कि मैं वीडियो इंक्रिप्टेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए मैंने इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर खरीदा है। इस पे मान लो मैंने इंडिया से खरीदा है, हालांकि विदेश से खरीदे होते तो विदेश से भी खरीदे होते तो भी आईजीएसटी पे किए होते। यस, चलिए ठीक है। अब जल्दी से बताइए ये जो है ये क्या है? इज इट फॉर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल और एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट और कॉमन क्रेडिट? दिस इज टुवर्ड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल। राइट, तो हम लोग पता है क्या क्या, 3 क्लासिफिकेशन तो हमको बहुत अच्छे से आ गई। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल आ गई, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट आ गई और कॉमन क्रेडिट भी पता चल गया। जिसकी मदद से दोनों चीजें दे रहे हैं वो कॉमन क्रेडिट हो गया। ठीक है, जल्दी बताइए मैंने मेरी परचेजेस में और क्या है? मैंने गूगल ऐड कराया है, गूगल पे एडवर्टीजमेंट कराया है। अब बताइए गूगल पे अगर हम एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो उससे क्या बिकता है? मेरी किताबें भी बिकती है, मेरा वीडियो लेक्चर भी बिकता है। क्या एडवर्टीजमेंट पे जीएसटी लगता है? हाँ लगता है, इस पे मैंने जीएसटी पे किया है। ये क्या है? कॉमन क्रेडिट। राइट, एट्थ है मैंने माइक परचेज किया है फॉर होम, अपने घर के लिए। एक्चुअली मेरे घर में भजन कीर्तन वगैरह होता है ना, तो उसके लिए एक माइक चाहिए था, तो वो माइक खरीदा है मैंने। ये क्या हो गया? ये हो गया नॉन बिजनेस। इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो दैट इज योर नॉन बिजनेस क्रेडिट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नॉन बिजनेस क्रेडिट ये हो गया। अब आप पूछोगे सर इन एलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है? तो इन एलिजिबल या ब्लॉक क्रेडिट का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किस चीज की क्रेडिट नहीं मिलती है इसके लिए लॉ है, कानून है, सेक्शन 17(5) ये बताता है कि कौन कौन सी क्रेडिट नहीं मिलती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल मैं ले सकता हूं, 17(5) में लिखा हुआ है कार की क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है, कैटरिंग सर्विसेज की क्रेडिट नहीं मिलती। मैं अगर अपने एम्प्लॉय को पिज्जा खिला दूं ना, पिज्जा पे जीएसटी है, हाँ, क्या उसकी क्रेडिट मुझे मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फूड एंड बेवरेजेस की क्रेडिट नहीं मिलती, आउटडोर कैटरिंग की नहीं मिलती है, कार की क्रेडिट नहीं मिलती है। ये सब बिजनेस के खर्चे हैं, लेकिन उनकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, नॉन बिजनेस है तब तो बात ही खत्म हो गई, क्रेडिट मिलेगी नहीं, तब तो किसी चीज की क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब हम इनएलिजिबल क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो एम आई टॉकिंग ऑफ नॉन बिजनेस? नहीं भाई, नॉन बिजनेस अगर है तब तो क्रेडिट मिलती ही नहीं है। वो बिजनेस का होगा लेकिन फिर भी इनएलिजिबल है, आपको नहीं मिलेगा। ये बिजनेस का होते हुए इनएलिजिबल है, ये सेक्शन 17(5) बताता है। बाकी मुझे एग्जांपल्स करने थे तो एग्जांपल से कर लिया, लेकिन इनएलिजिबल के लिए सेक्शन स्पेसिफाइड है, सेक्शन 17(5), जो बताता है कि आपको कौन कौन सी चीजों की क्रेडिट नहीं मिलेगी। राइट, अच्छा, अब मैं एक बात करता हूं। मान लीजिए मैं वीडियो लेक्चर भी विद प्रिंटेड बुक देता, मैं वीडियो लेक्चर भी प्रिंटेड बुक के साथ देता और प्रिंटेड बुक अलग से भी बेचता। तो अब जो मैं कागज खरीद रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कागज से क्या टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई हो रही है? हाँ, वीडियो लेक्चर के साथ भी तो किताबें जाती हैं, तो टैक्सेबल सप्लाई भी हो रही है।
क्या कागज की मदद से किताब बनती है और किताब टैक्सेबल सप्लाई में भी जाती है, वीडियो लेक्चर के साथ भी जाती है, और अलग से भी किताब बिकती है जिसपे 0% जीएसटी है। तो अब किताब कागज का जो क्रेडिट है वो क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिवली एग्जिम की जगह कॉमन क्रेडिट हो जाता। बस यही अंतर होता। अब जो कागज है वो क्या हो जाता, कॉमन क्रेडिट बन जाता। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं प्रिंटेड बुक बेचता ही नहीं हूं, मेरी आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ एक ही चीज है, वीडियो लेक्चर्स। मेरी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है वो वीडियो लेक्चर है। अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होगी ना, तो मेरा एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट आईटीसी कुछ होगा ही नहीं, कॉमन क्रेडिट कुछ होगा ही नहीं, ये दोनों होगा ही नहीं। ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट तभी हो सकता है जब मेरी आउटवर्ड सप्लाई कुछ एग्जेम्प्ट है, तभी कुछ आईटीसी को हम कहेंगे ये एग्जेम्प्ट वाला है, परचेज है, और तभी हम कॉमन क्रेडिट की भी बात करेंगे। तब तो मेरा सारी की सारी आईटीसी क्या होगी, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली होगी। अगर मेरी पूरी सब आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो मेरी सारी आईटीसी टैक्सेबल सप्लाई की है। फिर ये इसके साथ साथ या कुछ इनएलिजिबल हो सकता है, कुछ नॉन बिजनेस जरूर हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट और कॉमन क्रेडिट नहीं आएगा। तो अगर हम सिर्फ वीडियो लेक्चर बेचते तो एसी फर्नीचर ये भी क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी भाई सारी सप्लाई ही टैक्सेबल है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल का मतलब क्या है, यहां जब हम आईटीसी को बोल रहे हैं एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल, एक्सक्लूसिव एग्जेम्प्ट, इसका मतलब क्या है कि इन परचेज की मदद से आपकी आउटवर्ड सप्लाई कैसी है। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट। The input tax credit eligibility is based on whether the same is used for taxable supplies or zero rated supplies. जीरो रेटेड समझते हैं आप? जीरो रेटेड सप्लाईज का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। और एक्सपोर्ट सप्लाईज को, एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं ना तो आपको सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, मतलब एक्सपोर्ट वाली आउटवर्ड सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई जैसी होती है। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो भी मेरी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी है, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस नहीं लगता, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में ही आईटीसी कहलाएगी, क्योंकि वो आपको पूरी वापस मिल जाती है। ठीक है, तो टैक्सेबल और एक्सपोर्ट को आप एक साथ रखेंगे। Whether the goods or services is used for both taxable and exempted supply, only proportionate credit is eligible for registered person. अगर आप टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों करते हैं तो हम प्रोपोर्शनेट आईटीसी देंगे आपको। Further, a list of ineligible input tax credit is also provided. Ineligible credit की तो लिस्ट प्रोवाइडेड है, वो सेक्शन 17(5) है, स्पेसिफाइड है कि कहां क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब प्रोपोर्शनेट क्रेडिट, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका बिजनेस पर्पस के लिए तो आईटीसी मिलेगा, नॉन बिजनेस है तो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। अगर आपकी इनपुट यूज हो रही है टैक्सेबल सप्लाईज के लिए या फिर जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए तो आईटीसी मिलेगा। अगर आपकी इनपुट यूज हो रही है किस लिए, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, इन सबको मिला के एग्जेम्प्ट सप्लाई कहा जाता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन याद है? एग्जेम्प्ट सप्लाई में पहला आता था नील रेटेड। नील रेटेड का मतलब होता था 0%, जीरो रेटेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, और नील रेटेड का मतलब होता है 0% वाली सप्लाई जिसपे 0% रेट ऑफ जीएसटी है। तो 0% वाला एग्जेम्प्ट सप्लाईज और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, ये सब क्या है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर आता है। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आईटीसी विल नॉट बी अवेलेबल टू यू, ठीक है। लेकिन अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई दोनों है, एग्जेम्प्ट भी है टैक्सेबल भी है, तो अब क्या होगा, तो अब प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो अब जो क्रेडिट होगी कॉमन क्रेडिट को अपोर्शन करेंगे। कॉमन क्रेडिट को बांटा जाता है इन द रेशियो ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। जैसे मान लीजिए मेरी कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। मेरी टैक्सेबल सेल है 3 लाख
और एग्जेम्प्ट सेल है मेरी 1 लाख। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हुआ, 3:1 का हुआ। ठीक है, तो ये कॉमन क्रेडिट में से 2 टुकड़ा किया जाएगा, टुवर्ड्स टैक्सेबल सेल और टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सेल। हम कहेंगे 40,000 में से 30,000 रुपए की क्रेडिट टैक्सेबल सेल की वजह से है और 10,000 रुपए एग्जेम्प्ट सेल की वजह से है। मतलब जो भी आपका टर्नओवर होगा ना उस महीने का, जिस महीने की ये कॉमन क्रेडिट है, तो उस महीने के टैक्सेबल सेल और एग्जाम सेल के रेशियो में हम बांट देंगे इसको, 3:1 में बांट दिया हमने 40,000 को। ये मुझे अवेलेबल हो जाएगी, आईटीसी अवेलेबल, इतना मुझे मिल जाएगा। और ये 10,000 रुपए की क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी, ये आईटीसी नॉट अवेलेबल हो जाएगा। आई बात समझ में कि जो भी कॉमन क्रेडिट होगी वो इस तरीके से रेशियो में बढ़ जाएगा। अच्छा, अब मुझे कब फायदा, एक व्यापारी को कब फायदा है, जब उसे आईटीसी ज्यादा मिले। ठीक है, ये मुझे जितना ज्यादा मिलेगा, 40,000 में से 30,000 मिला है, खुश हुए हैं। 40,000 में से 35,000 मिल जाता तो हम और खुश होते, 40,000 में से 38,000 मिल जाता तो हम और खुश होते, हम जितना ज्यादा मिल जाएगा। सरकार कब खुश हो रही है, सरकार कब खुश हो रही है, जितना आईटीसी आपको नहीं मिल रहा है। सरकार तो तब ना खुश होगी, ठीक है, कि आपका क्रेडिट कम होता जाए, कम होता जाए। अब सरकार कह रही है कि ये रेशियो कैसे बनाया जाता है टैक्सेबल सेल और एग्जाम सेल का, वो हम बताएंगे। अब टैक्सेबल सेल और एग्जाम सेल में किसमें क्या चीज आप काउंट करेंगे, कौन सी सेल को टैक्सेबल माना जाएगा, कौन सी एग्जाम माना जाएगा, ये हम बताएंगे। ठीक है, इसका रेशियो कैसे निकाला जाएगा। और इस रेशियो में मैं आपको पहले से बता दूं, गवर्नमेंट ने बेईमानी कर दी है। बहुत सारी चीज जो कहां जानी चाहिए, टैक्सेबल में जानी चाहिए, गवर्नमेंट उसको उठा उठा के एग्जाम पे ला रही है। एक्चुअली ध्यान दीजिए, जितना एग्जाम सेल ज्यादा होगा आपका, ठीक है, उतना कम आईटीसी आपको मिलेगा। ये जितना ज्यादा हो जाएगा तो सब एग्जाम की तरफ जाएगा आईटीसी। ठीक है, तो वो क्रेडिट तो मिलती नहीं है। गवर्नमेंट यहां पे बेईमानी कर रही है, एक गंदा खेल खेल रही है, ऐसे समझिए। बहुत सारी चीज जो आपके हिसाब से टैक्सेबल में जानी चाहिए, एग्जाम में नहीं जानी चाहिए, वो एग्जाम में घुसा देगी, ताकि एग्जाम टर्नओवर आपका बड़ा हो जाए, रेशियो बिगड़ जाए और ज्यादा क्रेडिट आपको न मिले। आइए देखिए लॉ क्या है। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल इंक्लूड, ये किस लिए एग्जाम सप्लाई की बात हो रही है, ये बस बांटने के लिए बात हो रही है। गवर्नमेंट ये नहीं कहना चाहती ये एग्जाम सप्लाई होती है। गवर्नमेंट कह रही है जब बंटवारा होगा कॉमन क्रेडिट का, जब कॉमन क्रेडिट का बंटवारा होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन क्रेडिट, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मेरा टैक्सेबल टर्नओवर कितना है और मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है, यही चाहिए। तो एग्जेम्प्ट में क्या क्या गिनेंगे, टैक्सेबल में क्या क्या गिनेंगे, ये बताया जा रहा है यहां पे। द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई शैल इंक्लूड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। क्या कह रहा है, कह रहा है वो सेल जो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल होती है, मतलब वो सेल जो रिवर्स चार्ज में आती है। एक बात बताइए, आपने कोई सेल किया है जिसमें बायर को टैक्स पे करना है, ध्यान दीजिए, एक तो परचेज की बात करिएगा ही मत, हम दोनों ही जगह क्या बात कर रहे हैं, टर्नओवर आपकी सेल की बात हो रही है, तो प्लीज 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 परचेज दिमाग में घुसे भी ना। जब हम रिवर्स चार्ज की बात करते हैं तो दोनों फैक्टर एक साथ घुसने लग जाता है, बायर खरीदने वाला, सेलर देने, सिर्फ एक की बात करो, सेलर की बात करो, ठीक है, टर्नओवर की बात कर रहे हैं। अगर हमने रिवर्स चार्ज वाली सेल की है तो वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है, पहले तो ये बताओ। अरे रिवर्स चार्ज है उस पर जीएसटी का, वो टैक्सेबल है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपने सेल किया, आपको टैक्स सरकार को नहीं देना है, टैक्स सरकार को कौन देगा, खरीदने वाला देगा। अंतर सिर्फ इतना है, वो सेल टैक्सेबल है। लेकिन गवर्नमेंट की बदमाशी देखिए, शैतानी देखिए, आपसे आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम करने के लिए कॉमन क्रेडिट का बंटवारा जो है वो आपको कम क्रेडिट मिल पाए, इसलिए कितनी बड़ी शैतानी कर रही है गवर्नमेंट। उस टैक्सेबल सेल को कह रही है कि ये हम एग्जेम्प्ट मानेंगे, वो सेल जो रिवर्स चार्ज में फॉल करता है वो एग्जेम्प्ट माना जाएगा। ओ माय गॉड। तो सेल अंडर रिवर्स चार्ज ये एग्जेम्प्ट टर्नओवर है।
ध्यान दीजिएगा, कहीं आप इसको सेल अंडर रिवर्स चार्ज को एग्जेम्प्ट मत मान लीजिएगा, अरे मेरे बच्चों वो टैक्सेबल होता है, ये क्यों माना जाएगा? ओनली एंड ओनली फॉर वन पर्पस एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट का बंटवारा करने के लिए मुझे रेशियो चाहिए टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट का। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के पाले में आपको कुछ कुछ चीजें डालनी है, सेल डालनी है। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा उठा के एग्जेम्प्ट के टर्नओवर के पाले में डाल दे रही है ताकि उसकी टोटल बड़ी हो जाए, और आप जब कॉमन क्रेडिट बांटें तो आपको क्रेडिट कम मिल पाए। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, अगर आप सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पता है आपको, अगर आप बॉन्ड डिवेंचर ये सब कुछ बेचते हैं तो ये सेल में आता ही नहीं है, जीएसटी के दायरे से ही बाहर है ये। लेकिन गवर्नमेंट की बदमाशी देखिए, गवर्नमेंट कह रही है जब हम कॉमन क्रेडिट बांटेंगे ना, आपने सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया है तो उसको एग्जेम्प्ट टर्नओवर मिलेंगे। देखो क्या बदमाशी है। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, अब बॉन्ड डिवेंचर्स ये सब बेचे हो तो हम एग्जेम्प्ट टर्नओवर में ले लेंगे उसको। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अरे ये भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ये गुड्स नहीं है, सर्विस तो है ही नहीं, तो ये तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है, ये तो सप्लाई में आता ही नहीं है, ये तो जीएसटी का टर्नओवर ही नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम एग्जेम्प्ट में मानेंगे इसको। Supplies in respect of which outward supplier is not liable to pay tax but the recipient is made liable to pay tax, मतलब रिवर्स चार्ज वाला। Then due to section 17(3) for limited purpose of restricting input tax rate to the supplier, तो कह रहा है 17(3) के लिए जहां पे गवर्नमेंट चाह रही है कि हम इनपुट टैक्स रेट आपका थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें, कम कर दें, ठीक है। Who is not made responsible to pay tax due to RCM provision, the value of these supplies will be regarded as exempt supplies. बदमाशी। While arriving at the net available input tax rate, doubt have been raised whether such supplies should be included as exempt supplies by the recipient who pays the tax on RCM. अच्छा, कुछ लोगों ने ये पूछा कि ये किसकी बात कर रहे हो, रिवर्स चार्ज के तहत जो रेसिपेंट है उसके टर्नओवर एग्जेम्प्ट टर्नओवर में काउंट होगा? नहीं भाई, उसका तो परचेज है ना, वो हम तो सेल की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स चार्ज के तहत जो सप्लाई कर रहा है ना, उसके टर्नओवर में काउंट होगा, ठीक है। सेल की बात हो रही है, जिसने परचेज किया उसके एग्जेम्प्ट टर्नओवर में नहीं, जिसने सेल किया उसके एग्जेम्प्ट टर्नओवर में काउंट होगा। तो कहता है दिस इज नॉट द केस एज द रेसिपेंट हैज नॉट मेड सप्लाई। कह रहा है रेसिपेंट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सप्लाई कहां की, हम तो सप्लाई की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग जान लेते हैं। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को ये जो इतना उठापटक है ना कि ये वाली क्रेडिट बांट देंगे, ये नहीं मिलेगी, ये पूरी मिलेगी। बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इनके पास ऑप्शन है कि आप पूरी क्रेडिट का सीधे सीधे आधा ले लो और ये सब लफड़े में मत पड़ो। मतलब जो भी है, चाहे कॉमन क्रेडिट हो, चाहे फुल्ली टैक्सेबल वाला हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला हो, कोई मतलब नहीं। अब सारी का जितना आपका आईटीसी उसका आधा ले लो तो ये सब बंटवारा कराएंगे। तो ये भी एक सिस्टम है। फिर जो नई क्रेडिट मिलती है वो भी मिल जाएगी आपको, मतलब सारी क्रेडिट हम आपको देंगे, फुल क्रेडिट का 50% दे देंगे। तो बैंकिंग कंपनी, इनको ही पास ये ऑप्शन है बस, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम अवेलिंग इनपुट टैक्स रेट रिलेटेबल टू नॉन बिजनेस एंड नॉट अवेल एनी क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 17(5) एंड मेक दिस इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होना चाहिए, मेक दिस सिलेक्शन नोन इन फॉर्म जीएसटीआर 2। Avail full extent of credit on inter-branch supply of services of the banking or NBFC company and also avail 50% of all other input tax credit. All other credit refers to input tax rate that would have been made available under section 16 before administering the restriction in this section. कह रहा है कि बिना रिस्ट्रिक्शन के जितनी क्रेडिट होती है ना, उस क्रेडिट का 50% हम आपको देंगे। अगर आप चाहो तो ये ऑप्शन अवेल कर सकते हो, नहीं तो फिर वही पंगा आपके लिए भी, फुल्ली टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई वाला मिलेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट वाला नहीं मिलेगा, कॉमन क्रेडिट का बंटवारा होगा, ठीक है। यही सारी चीजें वहां भी होंगी। फिर इनएलिजिबल वगैरह ये सब कुछ नहीं रहेगा, इनएलिजिबल वगैरह भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये बैंकिंग कंपनी के लिए। हम लोग बैंकिंग कंपनी पे ज्यादा फोकस ना करें, क्वेश्चन उससे रिलेटेड होने नहीं है एग्जाम में।
तो ये थी कहानी। किस तरीके से हम क्रेडिट का बंटवारा वगैरह देखते हैं। अभी एक्चुअल बंटवारा आप देखेंगे, अभी तो हम लोग बस माइंड मेकअप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन ऑन आईटीसी सेक्शन 17(5), किन चीजों की क्रेडिट मिलती ही नहीं है। तो आपको क्रेडिट नहीं मिलती है मोटर व्हीकल की, वेसल की, एयरक्राफ्ट की। मोटर व्हीकल का मतलब कार, स्कूटर, बाइक, ये सब। कार, स्कूटर, बाइक, इन सब की क्रेडिट नहीं मिलती है। वेसल मतलब शिप, एयरक्राफ्ट मतलब फ्लाइट, प्लेन। ठीक है, इसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। अच्छा, अब मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि इसकी क्रेडिट कब नहीं मिलती है और इसकी क्रेडिट कब मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, मैं सिर्फ आपका माइंड तैयार कर सकता हूं। क्या मैं कुछ भी यहां पे बोल सकता हूं? नहीं, सेक्शन 17(5) सीधे बता रहा है इसकी मिलेगी, इसकी नहीं मिलेगी। लेकिन इन चीजों की भी क्रेडिट मिल जाती है आपको, मोटर व्हीकल से पर फ्लाइट वगैरह की भी क्रेडिट मिल जाती है। कब मिलती है? ध्यान से सुनिए। अगर आप पैसा इन्हीं की वजह से कमा रहे हो, जैसे अगर हम कार की वजह से ही पैसा कमाते हैं, मेरा बिजनेस कार की वजह से चलता है तो मुझे कार की क्रेडिट मिलेगी। मेरा बिजनेस शिप की वजह से चलता है, एयरक्राफ्ट की वजह से चलता है, मुझे क्रेडिट मिलेगी। एग्जाम्पल समझिए। एक बात बताइए, हम बिजनेस क्या करते हैं? क्लासेस देते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं। हम कार से ऑफिस आते जाते हैं पढ़ाने के लिए, हम कार से ऑफिस आते जाते हैं पढ़ाने के लिए, मुझे कार की क्रेडिट मिलनी चाहिए। बताइए। गवर्नमेंट कहती है नहीं मिलेगी। कहती है आप मुझसे पूछ रही है, गवर्नमेंट कह रही है आप कार से नहीं आओगे, कल को पैदल आओगे तो तुम पढ़ा पाओगे कि नहीं? मैंने कहा हाँ, तब भी पढ़ा पाएंगे। तो कार की वजह से तुम थोड़ी ना पढ़ाते हो। एक बात बताइए, हम कार की बजाय बाइक से आएंगे, स्कूटर से आएंगे, पैदल आएंगे, रिक्शे से आएंगे, बैलगाड़ी से आएंगे, हम जैसे भी आएंगे, हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं? क्या कार से आने से मेरे पढ़ाने का कोई लेना देना है? नहीं। मैं कार की वजह से इसका मतलब नहीं कमाता हूं, मुझे कार की क्रेडिट मेरे बिजनेस में नहीं मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पता है क्या करता हूं? मैं कार ड्राइविंग सिखाता हूं। अब बताइए, मैं क्या कार की वजह से कमाता हूं? हां, अगर कार नहीं तो मैं कैसे ड्राइविंग सिखाऊंगा? ये थोड़ी ना है कि किसी कबाड़ी वाले के यहां से स्टीयरिंग खरीद के ले आऊंगा, कहूंगा लो इसी को हिलाओ, सीखो कार चलाना। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं कमा ही रहा हूं कार की वजह से, तो मुझे कार की क्रेडिट मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, क्या मैं ये बात आपको लॉ पढ़ा रहा हूं? नहीं, अभी से माइंड तैयार कर रहा हूं। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, आपके दिमाग में चीजों को बैठाने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार कब आपको कार की क्रेडिट देती है। अब आप खुद से सोच पाएंगे। बताइए, मैं टैक्सी वाला हूं, ठीक है, और भाई आप मुझे बुलाओगे तो मैं टैक्सी लेके आपके यहां पहुंच जाऊंगा, जहां कहोगे वहां ले जाऊंगा और आपसे भाड़ा लूंगा। एक बात बताइए, क्या मुझे कार की क्रेडिट मिलेगी? हाँ, मिलेगी। क्या मैं कार की वजह से कमाता हूं? हां। अरे मैं टैक्सी वाला हूं, टैक्सी के बिना टैक्सी वाला कैसे बनाऊं? मुझे क्रेडिट मिलेगी यहां पे। राइट। और थोड़ा सा और मैं बस आपका दिमाग थोड़ा सा भरना चाहता हूं इन चीजों से कि कैसे हम क्रेडिट को समझे। देखिए, गवर्नमेंट क्यों नहीं क्रेडिट दे रही है? कार, जब मैं कार खरीद रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा हूं भाई, ऑफिस ही तो आता जाता हूं कार से, क्रेडिट तो मिलनी चाहिए, बिजनेस का काम कर रहा हूं, क्यों नहीं दे रहे हो? सरकार कह रही है कार बिजनेस का नहीं है, कार बिजनेस के ओनर का है। ध्यान से सोचिएगा, कार बिजनेस का थोड़ी ना है। इसका आनंद कौन ले रहा है? बिजनेस नहीं, बिजनेस का मालिक, वो आनंद ले रहा है कार का। इसलिए गवर्नमेंट क्रेडिट नहीं दे रही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हमने 20 सीटर कोई गाड़ी खरीदी, 20 सीटर, 20 लोग बैठ सकते हैं। अब जरा सोच के देखो, क्या उसका फायदा बिजनेस ले रहा होगा या बिजनेस का मालिक? पता है, 20 सीटर गाड़ी लेके मैं थोड़ी ना चलता हूंगा। वो पता है कहां इस्तेमाल होता होगा? हम भी सोच रहे हैं कहां इस्तेमाल होता होगा। हो सकता है ना स्टाफ वगैरह को ऑफिस लाने के लिए यूज होता है, स्टाफ को घर पहुंचाने के लिए यूज होता है। वो पक्का बिजनेस में प्रयोग हो रहा होगा।
गवर्नमेंट कह रही है बड़ी वाली गाड़ी है, ज्यादा सीट लगी हुई है, क्रेडिट ले लो। इंटेंशन ये है कि मजा कौन ले रहा है, क्या उस गाड़ी से बिजनेस का आनंद है या बिजनेस के मालिक का आनंद है। अगर बिजनेस का आनंद है उससे तो हम क्रेडिट देंगे, सरकार कह रही है। अगर बिजनेस के मालिक का आनंद है तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। बताइए, अगर स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड 2 सीटर फरारी खरीदती है, ओपन गाड़ी, स्पोर्ट्स गाड़ी खरीदते हैं, फरारी 2 सीटर, ठीक है, क्या क्रेडिट मिलेगी? गवर्नमेंट कह रही है स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड को इससे गाड़ी से फायदा होगा क्या? इससे तो जो बिजनेस का मालिक है ना वो मजा लेगा, है कि नहीं बात सही? अब क्रेडिट नहीं मिलेगी। आई होप थोड़ी बात समझ में आई। लेकिन क्या मैं कानून बना रहा हूं? नहीं, कानून बनाने वाली सरकार है। आइए देख लेते हैं क्या बनाया उन्होंने। मैं तो बस आपको इंटेंशन समझा रहा हूं, सरकार कैसे सोचती है। आईटीसी फॉर व्हीकल विल नॉट बी अवेलेबल, कह रहा है गाड़ियों की आईटीसी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर, एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर, यानी यहां पे क्रेडिट मिलेगी, आईटीसी मिलेगी। कब मिलेगी बताइए? अगर मैं गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए, मैंने ट्रॉली खरीदी है, एक बात बताओ, ट्रॉली खरीदी है, क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी? हाँ, ट्रॉली का आनंद मैं थोड़ी ना, बिजनेस का ओनर थोड़ी ना ले रहा होगा। आप समझ पा रहे हो ना क्यों मिल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट समझ रही है ट्रॉली का इस्तेमाल तो किस लिए हो रहा होगा, सामान ढोने होने के लिए। ट्रॉली ली मैंने, मान लीजिए मैंने और क्या लिया, ट्रक लिया, क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? हाँ, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब आप खुद से सोच पाओगे कि यस, इसकी क्रेडिट मिलेगी, दिस इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये तो बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सर्विसेज फॉर द सप्लाई ऑफ सच व्हीकल और कन्वेंस। अच्छा, आप गाड़ियां खरीदे हो क्योंकि आप गाड़ी बेचते हो, तब तो भाई मुझे क्रेडिट मिलेगी, तब तो स्वाभाविक सी बात मिलेगी। गाड़ी खरीदे हैं और उसी को बेचते हैं तो उसकी क्रेडिट मिलेगी। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम करते हो आप, बसेस वगैरह चलवाते हो तो बस की क्रेडिट मिलेगी। हाँ, ट्रेनिंग कराते हो आप, गाड़ी चलाना सिखाते हो, हवाई जहाज उड़ाना सिखाते हो, समुद्री जहाज को नेविगेट करना यानी चलाना सिखाते हो, क्या आपको इन चीजों की, इन गाड़ियों की, जहाज की क्रेडिट मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 13 इंक्लूडिंग ड्राइवर और वेसल एयरक्राफ्ट। क्या कह रहा है? 13 लोगों से ज्यादा बैठने की जगह अगर है, 13 लोगों से ज्यादा बैठने की जगह है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो हम क्रेडिट देंगे उसकी। क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ रही है ना, 13 लोगों से ज्यादा बैठने की जगह वाली अगर गाड़ी कोई खरीद रहा है तो वो अब बिजनेस में इस्तेमाल हो रही होगी, पक्का है कि उसका इस्तेमाल स्टाफ को लाने जाने के लिए किया जाता होगा, ये मतलब बिजनेस के प्रयोग में आती होगी, ये स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि 13 सीटर गाड़ी लेके कोई बिजनेस का मालिक चलेगा क्या खाली सीट के साथ? नहीं, तो ये क्रेडिट मिलेगी इसकी। मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मनी फॉर और बाय ए बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, आपको मालूम है कि नहीं, बैंकों के पास एक वैन होती है जिसमें वो नोट भरते हैं, पूरी गाड़ी नोटों से भरी होती है और वो घूम घूम के एटीएम भरती है उससे। अब बताइए, बैंकों को उस गाड़ी की क्रेडिट मिलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, उस गाड़ी के बिना तो उनका धंधा ही नहीं चलेगा। अच्छा, सिर्फ बैंकों को नहीं, अब मान लीजिए मैं, अच्छा ये बैंक, बहुत सारे बैंक ना खुद से गाड़ियों में नोट नहीं भरते हैं, वो प्राइवेट एजेंसी को हायर करते हैं, वो एजेंसी नोट भरती है गाड़ियों में। मतलब अपनी गाड़ी होती है एजेंसियों की, वो गाड़ियों में नोट भर के ले जाते हैं बैंक से और ले जाके एटीएम भरते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि मुझे रोज एटीएम भरना है, और मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूं बैंक से नोट भरता हूं अपनी गाड़ी में, ले जाके एटीएम भर देता हूं। मैं गाड़ी का प्रयोग क्यों कर रहा हूं पता है ना? एटीएम भरने के लिए। जल्दी से बताइए, मुझे गाड़ी की क्रेडिट मिलेगी कि नहीं? मिलनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से, बोलो। हाँ भाई, अगर वो गाड़ी नहीं होती तो कैसे कमाते? सर पे लेके नोट जाते? नहीं ना, पॉसिबल है उसके बिना, तो क्रेडिट मिलेगी। अब आखिरी बात, यानी अब क्रेडिट कौन सी नहीं मिली है आप समझ गए। हम कोचिंग क्लासेस आने जाने के लिए कार रखे हैं, क्रेडिट मिलेगी? नहीं, ठीक है। और देखिए, गवर्नमेंट भी ये सब समझती है ना। देखिए, गवर्नमेंट जान रही है कि अब मान लीजिए, देखिए गवर्नमेंट क्या समझ रही है, अब राज अग्रवाल को कार खरीदनी होगी तो वो खरीदेंगे। देखिए, उसको क्रेडिट दें चाहे ना दें, और अगर क्रेडिट देंगे तो झूठ उनका, गवर्नमेंट के लिए मेरा नुकसान है।
झूठ मूठ का मेरा नुकसान है। वो इसलिए क्योंकि जब वो कार खरीदते हैं तो बड़ी जीएसटी आती है। क्या जीएसटी ज्यादा लगती है कार पे? हाँ, लग्जरी आइटम है, ज्यादा जीएसटी आती है। उसकी क्रेडिट दे देंगे तब तो और मजे हो जाएंगे इनके, बल्ले बल्ले। फिर तो राज अग्रवाल जैसे लोग हर साल नई नई गाड़ियां खरीदेंगे भैया, क्योंकि जीएसटी का बर्डन ही नहीं है, जीएसटी तो पूरी माफ हो जा रही है, क्रेडिट मिल जा रही है ना आउटपुट टैक्स से, हमको घटाने को मिल जाता है आउटपुट टैक्स से, तब तो और मजे हो गए। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बात करूं कि 10 लाख रुपए की कार में लगभग 3 लाख रुपए तो जीएसटी ही है। 10 लाख रुपए की गाड़ी में 3 लाख रुपए तो जीएसटी ही है। और अगर मुझे एक सरकार इस 3 लाख रुपए की क्रेडिट दे देगी तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिए। मैं सोचूंगा मुझे कार तो पड़ी 7 ही लाख रुपए की, 1 साल चलाऊंगा और 1 साल चलाने के बाद इस 10 लाख रुपए की कार का कोई 6 लाख रुपए भी दे रहा होगा, बेच दूंगा। अरे मेरा कितना घाटा हुआ, 1 लाख रुपए। फिर धक से दूसरी गाड़ी खरीदूंगा 20 लाख रुपए की। अब जीएसटी की तो हमको क्रेडिट मिल जाती है पूरी पूरी, तो टेंशन तो ही नहीं है, तो सरकार यहां क्रेडिट नहीं देगी। ठीक है, अब अगली बात, लास्ट बात यहां पे क्या कहता है जिन गाड़ियों की क्रेडिट मिलती है उस गाड़ी के इंश्योरेंस जब कराओगे, इंश्योरेंस पे भी जीएसटी लगता है, तो उस इंश्योरेंस की भी क्रेडिट मिलेगी। अगर आपको गाड़ी की क्रेडिट मिली है तो उस गाड़ी को बनवाओगे, रिपेयर मेंटेनेंस कराओगे तो उस पर भी जीएसटी लगता है, उसकी भी क्रेडिट मिलेगी। लेकिन अगर गाड़ी की क्रेडिट नहीं तो रिपेयर इंश्योरेंस की क्रेडिट नहीं। समझ गए? अगर गाड़ी की क्रेडिट मिली है तो गाड़ी पे लगने वाले सारे खर्चे की भी जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी, और अगर गाड़ी की क्रेडिट नहीं मिली है तो गाड़ी पे लगने वाले खर्चे की क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। जल्दी से बताइए, क्या मुझे कार की जीएसटी की क्रेडिट मिलती है? नहीं। तो क्या मैं कार का इंश्योरेंस कराता हूं तो उसके जीएसटी की क्रेडिट मिलती है? नहीं। मेरी कार कभी खराब हो जाती है, बनने भेजता हूं, वहां पे भी वो रिपेयर चार्जेस पे जीएसटी लगा के भेजता है, क्या उसकी क्रेडिट मिलती है? नहीं। मेरे कार में कभी कोई पार्ट खराब हो जाता है, मैं वो पार्ट खरीदता हूं, उस पर भी जीएसटी लगता है, क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलती है? नहीं। मुझे कार से रिलेटेड किसी भी खर्चे की कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती। लेकिन जिसको कार की क्रेडिट मिलती है उसको सारे खर्चे की क्रेडिट मिलती है फिर कार से रिलेटेड। अब देखिए बी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जल्दी से बताना, ये जो मैं ब्लॉक्ड क्रेडिट पढ़ रहा हूं ना, इसमें बहुत सारे आइटम है। ए ये हो गया मोटर व्हीकल वाला, बी अब दूसरा देखने जा रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं ये कौन से क्रेडिट को कह रहा है कि ब्लॉक है, नहीं मिलेगी आपको? बिजनेस से रिलेटेड खर्चा कि नॉन बिजनेस खर्चा? किसकी बात कर रहा है? ये जो मोटर व्हीकल की बात कर रहा था ऊपर, वो बिजनेस वाली बात कर रहा था, नॉन बिजनेस वाली बात कर रहा था? भाई साहब बिजनेस की बात कर रहा था, नॉन बिजनेस की क्रेडिट तो वैसे भी नहीं मिलती। अगर मैं कार खरीद के अपनी बीवी को दूंगा सब्जी लाने के लिए, तो क्या उसकी क्रेडिट मिलेगी? वो तो सपने में भी मत सोचना। अरे उसकी तो मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। बिजनेस के लिए अगर खर्चे हो रहे हैं तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब ये बताया जा रहा है यहां पे, अरे नॉन बिजनेस का तो मिलता ही नहीं साहब, नॉन बिजनेस का तो कभी नहीं मिलता। ठीक है, मेरे घर पे जितना सामान आएगा उसकी क्रेडिट कभी मुझे नहीं मिलेगी, उसमें कुछ नहीं सोचना। उसमें सरकार कोई ना बोलेगी देखो कार की नहीं देंगे, तो कार की नहीं दोगे तो इसका मतलब घर में सोफा सेट लगा उसकी दे दिए हो क्या? टीवी लगा उसका दे दिए हो क्या? अरे किसी चीज का ही नहीं मिलता घर के, तो कोई भी सामान की। ठीक है, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, मैंने कई बार ऐसे पूछा है, मैंने लाइव क्लासेस में बच्चे से पूछा, ये पढ़ाने की बात पूछा, अच्छा बताओ बिजनेस की बात कर रहे थे नॉन बिजनेस? अच्छा बोलता है नॉन बिजनेस। तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया तुम्हें पढ़ा के। अरे यार नॉन बिजनेस की तो कोई भी क्रेडिट नहीं मिलती, तो फिर मैं ये चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के क्या बता रहा हूं आपको, बिजनेस वाली क्रेडिट नहीं मिलेगी। मैं बार बार कह रहा था मैं कोचिंग आता हूं कार से, पढ़ाने आता हूं, सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता हूं कार की क्रेडिट मिलेगी नहीं। जिस दिन मैंने ये कह दिया होता मैं कार से पिक्चर देखने जाता हूं तो सवाल ही नहीं उठता क्रेडिट का भाई साहब। फिर बताइए, अब ये नीचे ये सब बात कर रहा है, फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक से, ये किसकी बात हो रही है? बिजनेस खर्चे की नॉन बिजनेस? बिजनेस का। अगर ये सब बिजनेस का खर्चा ना तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, नॉन बिजनेस में तो मिलती ही नहीं है। अच्छा, क्या बिजनेस का फूड बेवरेजेस का खर्चा हो सकता है? हाँ, बिजनेस में फूड बेवरेजेस के खर्चे होते हैं। ठीक है, आप स्टाफ को जो भी आपने खिला, मान लीजिए मैंने किसी दिन मैकडोनल्ड से बर्गर मंगा दिया, ठीक है, सारे स्टाफ के लिए, क्या ये बिजनेस का खर्चा है? जल्दी बताइए, मैंने स्टाफ को बर्गर खिलाया, ये बिजनेस का खर्चा है? हाँ बिजनेस का खर्चा है। क्या बर्गर पे जीएसटी लगा था?
लगा था कि नहीं लगा था? क्या मुझे उसकी क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, मैंने बर्गर ना अपने घर वालों के लिए मंगाया था। अरे भाई साहब, ये नहीं बोल रहा है कि क्रेडिट नहीं मिलेगी, वो तो मिलता ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, नॉन बिजनेस तो मिलता ही नहीं है। ये बात हो रही है बिजनेस वाली, राइट? आउटडोर कैटरिंग क्या है? अब आउटडोर कैटरिंग क्या है? मैंने बर्गर मंगवाया नहीं मैकडोनल्ड से, मैंने रामलाल हलवाई को बोला आ जाओ ऑफिस में और एक काम करो, पूरी सब्जी जलेबी बना दो सारे स्टाफ के लिए। बिजनेस का खर्चा है? बोलो जल्दी से। रामलाल हलवाई बुलाया और ऑफिस में ही पूरी कचौड़ी ये सब बनेगा। बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? रामलाल हलवाई ने अपनी बिल में जीएसटी लगाया, रजिस्टर्ड व्यापारी था, बड़ा हलवाई था वो, ठीक है, जीएसटी रजिस्टर्ड, जीएसटी लगा के बिल बना के दिया मुझे उस जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? नहीं। ब्यूटी ट्रीटमेंट, अब एक बात बताइए, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी बिजनेस का खर्चा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। पता है, मेरी सेक्रेटरी जितनी सुंदर दिखती है उतना बिजनेस मुझे आता है। पॉसिबल है? हाँ, बहुत सारे बिजनेस में होता है, जितनी प्यारी मेरी सेक्रेटरी होगी उतना बिजनेस आता है। जब भी क्लाइंट मुझसे मिलने आता है, मेरी सेक्रेटरी को देख के बिजनेस दे जाता है। तो इसलिए मैंने अपनी सेक्रेटरी का ब्यूटी ट्रीटमेंट कराया। जो खर्चा आया वो बिजनेस खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। ध्यान दीजिए, मैं अपने पीएल में दिखाऊंगा बिजनेस का खर्चा है भाई। बिजनेस की वजह से ब्यूटी ट्रीटमेंट कराया, नहीं तो क्यों कराते हैं? वो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन उस ब्यूटी ट्रीटमेंट पे जो जीएसटी लगा है उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलती। तो सरकार ये सब क्रेडिट नहीं दे रही है। नंबर 1, व्हीकल वाली क्रेडिट नहीं मिलती। मैकडोनल्ड से बर्गर मंगाए, वो सबकी क्रेडिट नहीं मिलती। रामलाल हलवाई को बुला दिए, उसने जीएसटी लगा दिया, क्रेडिट नहीं मिलती। मैंने अपनी सेक्रेटरी का ब्यूटी ट्रीटमेंट करा दिया, क्रेडिट नहीं मिलती। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज क्या है मैं आपको बताऊं। क्या होता है हेल्थ सर्विसेज, जानते हो? हेल्थ सर्विसेज, जिम वगैरह या नहीं आता हेल्थ सर्विसेज में। आपने कभी वो देखा है, बैनर वैनर कभी देखा होगा सड़क पे चलते हुए, 15 दिन में 15 किलो वजन घटाएं। देखे भाई ये सब, एक हफ्ते में 2 इंच हाइट बढ़ाएं, ये सब होते हैं हेल्थ सर्विसेज। वो कहते हैं कि आइए मैं जादू करूंगा एक आपकी बॉडी के साथ, ठीक है, और आप 15 किलो वजन 15 दिन में घटा लेंगे। आई डो नॉट नो क्या क्या करते हैं सब। ये जो भी है हेल्थ सर्विसेज है, ठीक है। इस पे जीएसटी लगता है? हाँ जीएसटी लगता है, ठीक है। मैंने अपने इंप्लॉय को हेल्थ सर्विस दिलाई, 15 दिनों में 15 किलो उसका वजन घटवाया। क्यों? अरे जरूरी है, आपको पता है ये सारी चीजें कराई जाती हैं बहुत सारे एयरलाइंस में। क्या एयर होस्टेसेस पे ब्यूटी ट्रीटमेंट का खर्चा होता है कि नहीं? हाँ, आप फ्लाइट में बैठिए, देखिए कितना सज धज के एकदम तैयार होकर सारी एयर होस्टेस आई हैं। कौन खर्चा किया? ये एयरलाइन कंपनीज की है, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज मैंने अपने इंप्लॉय को दिलाई, बिजनेस का खर्चा है। क्या जीएसटी की क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। नाउ कमिंग टू कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी। मैं बार बार इंप्लॉय क्यों बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि मैं बिजनेस का खर्चा कर रहा हूं। प्लीज ये बात समझिएगा, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं। बताइए, क्या मैं अपनी वाइफ का ब्यूटी ट्रीटमेंट करा दूंगा, उसकी जीएसटी क्रेडिट की मैं आपसे बात पूछूंगा? अरे वो तो प्रश्न ही नहीं उठता, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी सुने होंगे आप। कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी दोनों एक ही चीज है वैसे तो। कॉस्मेटिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी एक ही चीज होता है, बस अंतर इतना होता है कि अगर आप में कोई डिफेक्ट है आपकी बॉडी में और उस डिफेक्ट को सही कराने के लिए आप वो सर्जरी करा रहे हो तो वो प्लास्टिक सर्जरी कहलाती है। हम सुंदर हैं लेकिन अति सुंदर होना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक सर्जरी कराई। मैंने कहा ये चेहरा ना, ये थोड़ा सा इधर से ये और ऐसे करके अगर ये चेहरा आता ना तो बड़ा मजेदार लगता। मतलब मैं सुंदर तो हूं, अति सुंदर दिखना चाहता हूं, इसके लिए एक सर्जरी करा दे रहा हूं, तो दिस इज कॉल्ड कॉस्मेटिक सर्जरी, ठीक है। ये जो हीरो हीरोइन होते हैं ये सब कराते रहते हैं, वो सुंदर में और सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट, तो दैट इज कॉस्मेटिक सर्जरी। अब प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसके लिए, जैसे आपने देखा होगा होठ कटा रहता है किसी का कान कटा हुआ है, नाक टेढ़ी है, व्हाटएवर कोई डिफेक्ट है बॉडी में, ठीक है, उंगली कटी हुई है,
तो अगर कोई डिफेक्ट है बॉडी में और उसको सही किया जा रहा है, देन इट इज प्लास्टिक सर्जरी। और अगर ये मैंने कराया है अपने बिजनेस एम्प्लॉय के लिए, तो ऑब्वियसली ये मेरा बिजनेस का खर्चा है, और लेकिन फिर भी मुझे इस पे जीएसटी की क्रेडिट नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहां पे बोलता है अलाउड, मिलेगी कब? आइए सुनिए, कब मिलेगी। पहले पढ़ देता हूं, फिर आपको समझाता हूं एग्जांपल से। अलाउड, देखो आपको कितना समझ में आया। अलाउड ओनली इफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑफ ए पर्टिकुलर कैटेगरी आर यूज्ड टुवर्ड मेकिंग टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ द सेम कैटेगरी of goods or services or both as an element of taxable composite or mixed supply। पता नहीं सर क्या क्या बोल गया, नहीं समझ में आया। कब मिलेगी? देखो, राज अग्रवाल, रामलाल हलवाई, राज अग्रवाल रामलाल हलवाई को बोलते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, किस चीज का? पूड़ी कचौड़ी जलेबी ये सब बनानी है, ठीक है। रामलाल हलवाई ने राज अग्रवाल को इसके लिए कोट किया कि हम आपसे लेंगे 1 लाख रुपया प्लस जीएसटी। मैंने कहा ठीक है, डन है, चलो। तुम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं हो गया कचौड़ी जलेबी बनाने का? 1 लाख कम कर देना, ज्यादा लग रहा है। चलो 20,000 प्लस जीएसटी पे डन हुआ। रामलाल हलवाई 20,000 रुपए प्लस जीएसटी में वो आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज देंगे मुझे, ठीक है। मुझे का मतलब यहाँ पे राज अग्रवाल का मतलब है, राज अग्रवाल बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है ना। मैं पर्सनल नहीं ले रहा हूं, घर पे नहीं ले रहा हूं, बिजनेस में ले रहा हूं। अब रामलाल हलवाई ठहरा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, लेकिन उसने ये कॉन्ट्रैक्ट पता है किसको दे दिया? श्यामलाल हलवाई को, ठीक है। उसने कहा कि तुमको पूड़ी कचौड़ी बनानी है, किसके यहां? राज अग्रवाल के यहां, राज अग्रवाल के ऑफिस में बनानी है, ठीक है। तो श्यामलाल हलवाई को जब इसने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा तो 20,000 प्लस जीएसटी से ज्यादा में दिया होगा, कम में दिया होगा? अब ये इससे कितना लेगा? इसने कॉन्ट्रैक्ट इसको दे दिया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको। तो श्यामलाल हलवाई रामलाल हलवाई को इनवॉइस कितने की देगा? आपको क्या लगता है? 20,000 प्लस जीएसटी से ज्यादा की कम की? बोलो बोलो, कम की बिल देगा ज्यादा की? स्वाभाविक सी बात है, रामलाल हलवाई कमाएगा ना यहाँ पे। लेकिन कभी कभी मुझे इतने होनहार बच्चे मिलते हैं, बोलते हैं सर अब वो बनाएगा 30,000 प्लस जीएसटी की बिल। कहते बेशर्मो, शर्म करो, तुम लोग तो एकदम बिजनेस करने लायक ही नहीं हो। 20,000 रुपए में ठेका लिया है रामलाल हलवाई, तो अब उसको देगा 15,000 रुपए में ठेका, अपने भी तो कमाएगा। अब श्यामलाल हलवाई बिल बनाता है 15,000 प्लस जीएसटी की और देता है रामलाल हलवाई को। अब पूरी कचौड़ी कौन छानेगा हमारे यहां? श्यामलाल हलवाई, ठीक है। लेकिन भाई ध्यान दीजिए, मैंने तो ठेका किसको दिया है? रामलाल हलवाई को। अब रामलाल हलवाई किसको बेचा, हमको किसको भेजा, क्या किया, हमको क्या मतलब है? अब रामलाल हलवाई हमको जब 20,000 प्लस जीएसटी की बिल देगा तो हम उसको पैसा दे देंगे। मैंने ये जीएसटी पे किया, क्या मुझे इसकी आईटीसी मिलेगी? ये जीएसटी मैंने दिया है, क्या मुझे इसकी आईटीसी मिलेगी? आंसर इज नो, आईटीसी नहीं मिलेगी। रामलाल हलवाई ने ये वाली जीएसटी पे की है, जो श्यामलाल हलवाई अपने बिल में जीएसटी लगाया था ना, वो रामलाल हलवाई दिया है। क्या रामलाल हलवाई को आईटीसी मिलेगी? आंसर इज यस, ये वाली आईटीसी मिलेगी, रामलाल हलवाई को मिलेगी आईटीसी। अगर आप इनमें से, क्या लिखा था यहां पे, कि अगर आप इनमें से ये सर्विस लेते हो, यही सर्विस देने के लिए, यही सर्विस लेते हो, यही सर्विस देने के लिए तो क्रेडिट मिलती है। रामलाल हलवाई ने कैटरिंग की सर्विस ली, कैटरिंग की सर्विस देने के लिए, इसलिए उसको क्रेडिट मिल रही है। राज अग्रवाल ने कैटरिंग की सर्विस ली, कैटरिंग की सर्विस देने के लिए नहीं। हमारी तो एक ही सर्विस है, वीडियो लेक्चर बेचते हैं। हम देते क्या है? हम कैटरिंग तो ही ना देते हैं। हमने कैटरिंग ली कैटरिंग देने के लिए नहीं, हमने कैटरिंग की सर्विस ली, देते तो क्या है? वीडियो लेक्चर, इसलिए मुझे क्रेडिट नहीं मिली थी। तो याद रखिएगा, ये सारी सर्विस लेने वाले अगर यही सर्विस देते हैं तो क्रेडिट मिल जाती है उनको। यही बात यहां लिखी थी। आइए फिर से समझिए। राज अग्रवाल ने लैक्मे सैलून से बात की अपनी सेक्रेटरी के ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है।
मैंने लैक्मे सैलून को कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्यूटी ट्रीटमेंट का, ब्यूटी ट्रीटमेंट का। अपना नहीं करा रहे हैं बच्चों, ठीक है, हम तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हैं। ब्यूटी ट्रीटमेंट फॉर स्टाफ, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया। लैक्मे सैलून ने यही काम, पता है, मैंने जिस स्टाफ को भेजा ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए, उसने फेयर एंड लवली सैलून एक है, फेयर एंड लवली सैलून, इसको ये काम दे दिया, इसने इसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मतलब मेरा वाला कॉन्ट्रैक्ट उठा के इसने किसी और को दे दिया। तो अब इसने क्या किया, ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसको। लैक्मे सैलून ने मुझे बिल बना के दी 50,000 प्लस जीएसटी। गजब का ब्यूटी ट्रीटमेंट हुआ, उससे स्टाफ पहचान में नहीं आ रहा था फिर तो, क्योंकि ये कौन आ गया, तो पता चला अच्छा नहीं वही है जिसको मैंने भेजा था। ठीक है, ये 50,000 प्लस जीएसटी। फेयर एंड लवली सैलून ने भी तो लैक्मे सैलून को बिल बना के भेजा होगा, कितने का भेजा होगा, स्वाभाविक सी बात है, वो तो कम में सेटिंग किया होगा अपना थोड़ा, ठीक है। अब इसने सेटिंग किया था, मुझे पता चला 35,000 प्लस जीएसटी का, मुझे कुछ नहीं पता चला, ये हुआ था, ठीक है। अब देखो, ये जीएसटी की पेमेंट 50,000 प्लस जीएसटी पे राज अग्रवाल की है, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी, आईटीसी मिलेगी? नहीं। ये अब दूसरा वाला ये जीएसटी की पेमेंट कौन किया है, ये पेमेंट किया है लैक्मे सैलून। क्या इसको आईटीसी मिलेगी? हाँ मिलेगी। पता है क्यों? क्योंकि इसने ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली है फेयर एंड लवली सैलून से, क्योंकि ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देनी थी राज अग्रवाल को। आया समझ में सबको? अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। अब ये सारी सर्विस को याद रखिए कि ये सारी सर्विस की क्रेडिट नहीं मिलती है, लेकिन अगर कोई ये सर्विस लेता है यही सर्विस देने के लिए तो क्रेडिट मिलती है। आगे देखिए, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, एम्प्लॉय का लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कराया हमने। रेंट अ कैब सर्विस, रेंट अ कैब सर्विस का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय को जाने आने के लिए मैंने किराए पे कैब दी हुई है, किराए पे कार दी हुई है, मतलब मैंने खुद किराए पे कार लेके एम्प्लॉय को दी है जाने आने के लिए। किराया कौन भरता है? कंपनी भरती है, ठीक है। क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी जो इस पे जीएसटी लग रहा है? अलाउड ओनली इफ वेयर द सर्विसेज आर नोटिफाइड एज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एन एम्प्लॉय। अगर ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के लिए कि ये सर्विसेज एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, किसी भी कानून के तहत अगर ये ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर के ऊपर कि आपको ये सर्विस देनी है एम्प्लॉय को, तो क्रेडिट मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। किसी भी कानून में अगर ये ऑब्लिगेशन है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस देना है, रेंट कैब देना है, तो आपको क्रेडिट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी क्रेडिट कभी नहीं मिलेगी। मेंबरशिप ऑफ क्लब, मैंने एम्प्लॉय को क्लब की मेंबरशिप दिलवा दी, नहीं मिलेगी। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, जिम विम ज्वाइन करा दिया, क्रेडिट नहीं मिलेगी जीएसटी के। ट्रेवल बेनिफिट मैंने एम्प्लॉय को दिया है, घूमने जाने के लिए दिए हैं, तो होटल बुकिंग कराए थे, एयर टिकट वगैरह कराए थे, उस पर जीएसटी लगी थी, उसकी क्रेडिट मिलेगी? नहीं, नेवर अलाउड। समझ में आ रहा है सब? जोर पड़ रहा है दिमाग पे? अब आइए अगली बात, जिसे जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन गवर्नमेंट देखिए अपनी रेवेन्यू बचा के चलती है। अगर मैं बिल्डिंग बनाता हूं ना बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, तो भी गवर्नमेंट उस पर जीएसटी जो पे किए उसकी क्रेडिट नहीं देती। ऑफिस के बिल्डिंग के जीएसटी की क्रेडिट नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं ना तो बहुत पैसा लगता है, ज्यादा खर्च होता है, बहुत जीएसटी भी पे करते हैं, जीएसटी भी बहुत सारी पे हुई है। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम किसी को बिल्डिंग पे जो जीएसटी पे किया है उसकी क्रेडिट देने लग जाएंगे तो कई साल तक तो इसे जीएसटी नहीं निकाल पाएंगे हम। वो जितनी जीएसटी पे किया वो सब घटाते जाएगा अगर क्रेडिट तो। अब जो भी हो गवर्नमेंट के मन में, गवर्नमेंट आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में जो भी जीएसटी आपने पे की है क्रेडिट नहीं देती। अब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो क्या क्या जीएसटी पे करते हैं? सीमेंट खरीदे हैं, जीएसटी दिए हैं, हाँ। और सोचो आप सोचो, हम तो कहते हैं हर सामान पे ही दे रहे हो। स्टील खरीदे हो, जीएसटी दिए हो, हाँ। क्या हम बोले? पेंट खरीदे हो, जीएसटी दिए हो, हाँ। और बोलो, बहुत सारी चीज खरीदे हैं, अनगिनत चीजें खरीदे हैं, ठीक है।
सब पे जीएसटी दिए हैं, हाँ दिए हैं, क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। एक्चुअली गवर्नमेंट बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ ली है जहां पे क्रेडिट ज्यादा होती है। देखो कार क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है, बिल्डिंग बना रहे हो क्रेडिट नहीं देंगे, जहां बड़े खर्चे हो रहे हैं क्रेडिट दे ही नहीं रही है। गवर्नमेंट को मालूम है यहां क्रेडिट दे देंगे तब तो मजे हो जाएंगे, ठीक है। अब सोचो जरा सा, अगर कोई बिल्डिंग, मान लीजिए एक बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए की बनी है, तो आपको पता है उस बिल्डिंग के 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनने में लगभग जीएसटी कितनी गई होगी? 1 करोड़ रुपए की जीएसटी पे हो गई है। ये एकदम फैक्ट बता रहा हूं आपको। अगर 5 करोड़ में आपने एक बिल्डिंग तैयार की है तो 1 करोड़ रुपए जीएसटी जा चुका है उसमें, आराम से, ज्यादा ही गया होगा। सीमेंट वेमेंट में तो 28% की जीएसटी रेट है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए हर हाल में जीएसटी जा चुका है आपका। अब गवर्नमेंट कह रही है 1 करोड़ रुपए की जीएसटी की क्रेडिट देंगे तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी। वो कहती है नहीं देंगे, छोड़ो। आइए देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की क्रेडिट मिलेगी, लेकिन हम अदर देन प्लांट एंड मशीनरी यहां लिखा क्यों है? क्या प्लांट एंड मशीनरी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है? हाँ, प्लांट एंड मशीनरी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन उसकी क्रेडिट मिलेगी। कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए मेरी ये 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरी 3 फ्लोर की, 1 2 3, 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, और यहां पे मैंने एक मशीन लगाया हुआ है। मशीन कैसे है? ये देखो, इसका पाइप है, ये मशीन का पाइप है। यहां से हम रॉ मटेरियल डालते हैं इसके अंदर से, ये दिख रहा है एरो, यहां से रॉ मटेरियल घुसाते हैं। और ये मशीन, ये इस तरीके की कुछ मशीन है, ये मशीन है। फिर यहां से ये पाइप निकली है, ये छत को काटते हुए निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मशीन है, यहाँ पे ये मशीन आती है, यहाँ पे फिर से रॉ मटेरियल डलता है। एक सेकंड, यहाँ से कुछ खोलते हैं इसका रास्ता रॉ मटेरियल डालने का। हाँ, अरे राम जी राम, ये क्या कर रहा हूं मैं। यहां से रॉ मटेरियल अब यहां पे डलता है इस फ्लोर पे, और ये रही मशीन, यहां पूरी प्रोसेसिंग होती है। फिर ये दीवार फाड़ के देखिए ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये इसी में माल बन रहा है, तैयार होते जा रहा है। फिर यहां से क्या होता है, यहाँ पे कुछ इनपुट यहां से भी डाला जाता है, फिर ये प्रोसेस होता है, और ये मशीन है, और यहाँ पे ये माल निकल जाता है, ये एग्जिट पॉइंट है उसका, यहाँ पे माल निकल जाता है। और ये पूरा दीवारों के अंदर से फिक्स होके मशीन रही है, हर जगह से, दीवार से, जमीन से सटी हुई है, मतलब आप समझ रहे हो कि नहीं। तो ये मशीन भी क्या है? इमूवेबल है, आप हिला डुला नहीं सकते इसको। समझ गए कैसी मशीन को इमूवेबल कहते हैं? वो भी पूरा बिल्डिंग की ही है, समझो। वो मशीन क्या है? वो खुद भी बिल्डिंग है, इधर से उधर से पूरे बिल्डिंग में नाच रही है वो मशीन, ठीक है। दीवारों से, जमीन से जकड़ी हुई है। यानी अगर आपको मशीन निकालना होगा पूरी बिल्डिंग निकालनी होगी, निकल नहीं पाएगा ये, ठीक है। तो इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन इसका जितना जीएसटी है ना, ये मशीन वाला पूरा जीएसटी देंगे आपको, क्रेडिट, इसकी क्रेडिट मिलेगी। ये जो बिल्डिंग बनाए हो ना, इसकी क्रेडिट नहीं, मशीन वाली सारी क्रेडिट देंगे, ठीक है। अच्छा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर किसी को बनाएंगे, ठीक है, जो हमको लेबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब हमने लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया कि भाई मुझे रोज के 20 लेबर चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए राज अग्रवाल ने कॉन्ट्रैक्ट दिया गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है, मुझे रोज के 20 लेबर चाहिए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया। किस लिए दिया लेबर कॉन्ट्रैक्ट? ऑफिस बिल्डिंग बनाने के लिए। गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर ठहरा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब उसकी सेटिंग है छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से, वो वहां से लेबर उठवा के दिलवा देता है। गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ये किसी और कॉन्ट्रैक्टर को, कोई नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ ना प्यारा सा, बताओ कि कोई नाम। अर्जुन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया ये काम, ठीक है। तो गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम अर्जुन कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। अब अर्जुन कॉन्ट्रैक्टर ने बिल किसको करेगा? अर्जुन कॉन्ट्रैक्टर बिल किसको बना के देगा? गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर को। इसने बिल बना के दी इसको 1 लाख प्लस जीएसटी। गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर ने हमको ठग लिया, इन्होंने बिल बना दी हमको 1.5 लाख प्लस जीएसटी, ठीक है। मैंने ये जीएसटी की पेमेंट की, ये किसने किया? राज अग्रवाल ने ये जीएसटी की पेमेंट की, ये पेमेंट मैंने किया। क्या मुझे आईटीसी मिलेगी? आंसर इज नो। गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर ने भी तो ये जीएसटी पे की है, ये पे किया है ना अर्जुन ने जो बिल पे लगा के दिया,
क्या इनको आईटीसी मिलेगी? हाँ मिलेगी, क्योंकि हम तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहे हैं, गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी ना इमूवेबल प्रॉपर्टी बना रहा है, हम ना बिल्डिंग बना रहे हैं। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिए उसकी क्रेडिट मिलती है। गुरुदेव कॉन्ट्रैक्टर भी बिल्डिंग बनाने के लिए लिए क्या? नहीं, वो तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्ट लिए है, वो तो लेबर देने के लिए लेबर लिए है, और मैंने लेबर लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। आई बात समझ में ना? तो यही बात कह रहा है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की क्रेडिट नहीं मिलेगी एक्सेप्ट वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। लेकिन अगर आपके लिए ये इनपुट सर्विस है ताकि आप फिर से यही सर्विस किसी को दे सको, ये गुरुदेव की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगी। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन अकाउंट इवन व्हेन यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जितना हम गुड्स खरीदेंगे, सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी, फलना ढमका, उन सब की क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? अब गवर्नमेंट कह रही है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब भी समझ लो। अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करते हो, जैसे बिल्डिंग बनी हुई थी फिर से कुछ उसमें बनवाने लगता है, तो कह रहा है वो भी कंस्ट्रक्शन है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। रेनोवेशन करा रहे हैं, पूरा नए ढंग से बनवा रहे हैं तोड़ ताड़ के, कह रही क्रेडिट नहीं मिलेगी। कुछ एडिशन करा रहे हैं, 3 फ्लोर की बिल्डिंग में 1 फ्लोर और खड़ा करा रहे हैं, क्रेडिट नहीं मिलेगी। अल्टरेशन करा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। अगर आप उसमें कुछ परिवर्तन करा रहे हो, कुछ रिपेयर करा रहे हो, लेकिन वो ऐसा रिपेयर है जिसको आप कैपिटलाइज करोगे, मतलब वो बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ोगे, बड़ा खर्चा कर रहे हो, तो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी। यानी छोटे मोटे अगर आप खर्चे करते हो ना, कोई टूट फूट हो गई, वो बनवाने के लिए आप सीमेंट बालू मंगा लोगे, क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, वो मिल जाती है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर आप टैक्स पे कर रहे हो कंपोजिशन स्कीम में तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो ये सबको मालूम है। हम कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्सेस पे करते हैं उसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। बेसिकली कंपोजिशन स्कीम में टैक्स दिखाई नहीं देता। जब हम एक कंपोजिशन डीलर से माल खरीदते हैं तो हम टैक्स तो देते हैं, लेकिन वो बिल पे लगा नहीं होता है, दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है उसकी क्रेडिट मिलती नहीं है। गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव बाय ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को गुड्स और सर्विसेज की क्रेडिट नहीं मिलेगी। हाँ, जो इंपोर्ट करता है वो उसकी क्रेडिट मिलेगी, जो इंपोर्ट पे वो आईजीएसटी पे किया होगा उसकी क्रेडिट मिलेगी। पर्सनल कंजप्शन के लिए हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे, उसकी जीएसटी नहीं मिलेगी। पर्सनल कंजप्शन मतलब हो गया मेरा घरेलू उपयोग वाला सामान, उसकी क्रेडिट हमें नहीं मिलेगी। अगर कोई गुड्स खो गया, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, चूहा काट दिया, राइट ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया उठा के, बाय वे ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट की तरह दे दिया, किसी को फ्री सैंपल की तरह बांट दिया, तो उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। बेसिकली आपको क्रेडिट उसी माल की मिलती है जिसको आपने बेच दिया। मेरी कपड़े की दुकान है, मैंने 100 पीस शर्ट खरीदी, जिसमें से 1 पीस शर्ट खो गई, तो ध्यान दीजिएगा आप 99 पीस शर्ट की क्रेडिट आप ले सकते हैं, 100 पीस शर्ट की नहीं ले सकते। मैंने 100 पीस शर्ट खरीदी और 1 पीस शर्ट मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी, तो मुझे 100 पीस शर्ट की क्रेडिट नहीं मिलेगी, सिर्फ 99 पीस शर्ट की क्रेडिट मिलेगी। जिसको गिफ्ट किया उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, आपको क्रेडिट तभी मिलती है जब उसका प्रयोग आप बिजनेस में करते हो। और अगर आपका माल खो गया, सड़ गया, गल गया, गिफ्ट के दिए, सैंपल में बांट दिए, तो वो आपके बिजनेस में प्रयोग नहीं हुआ, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी। आप कहेंगे सैंपल तो बिजनेस बढ़ाने के लिए हम दे रहे हैं, तो भी सरकार आपको क्रेडिट नहीं देती है। आप कहोगे सर सैंपल तो मैंने इसीलिए दिया था ताकि मुझे बड़ा ऑर्डर मिल जाए शर्ट का, तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलती है, राइट। तो गिफ्ट में, सैंपल में, फ्री में आपने दिया, खराब हो गया, सड़ गया, गल गया, चोरी हो गया, ऐसे सामान की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे।